नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। खाने पीने की चीजों पर 100% वाले दावों पर फसाई की फटकार के बाद दिखा एक्शन। बॉन्ड बिस्किट, झंडू शहद और एम्वे समेत कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट से हटाए 100% वाले दावे। फेस्टिव सीजन से पहले रुलाने लगा प्याज। लासलगांव मंडी में एक हफ्ते के अंदर 30% तक बढ़े भाव। दिल्ली एनसीआर में 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे दाम। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने कसा शिकंजा। एक व्यक्ति के नाम पर नहीं मिलेंगे 9 से ज्यादा सिम कार्ड। एक व्यक्ति के नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करेगा डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को संस्थागत बनाने का दिया निर्देश। पेपर सील करने के लिए स्थायी समिति और सुरक्षित डेटाबेस बनाने पर जोर। परीक्षा सुरक्षा की निगरानी के लिए डायरेक्टर रैंक के अधिकारी की हो नियुक्ति। जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा। सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद बोले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर। कहा हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। कल जापान के रक्षा मंत्री के साथ होगी राजनाथ सिंह की अहम बैठक। आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। बीएल की जापानी कंपनी के साथ साझेदारी पर हो सकती है चर्चा। कैश में मैनिपुलेशन करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे बोले पुराने सिस्टम के मुकाबले जल्द पकड़ सकता है कैश में मैनिपुलेशन। सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए है कैश। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की गिरावट पर क्लोजिंग। आईटी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद। ईवी इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को सस्ते लोन के लिए खुल सकता है रास्ता। सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्रालय के सामने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में डालने का रखा प्रस्ताव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। खाने पीने के पैकेट्स पर गलत दावों को लेकर फसाई ने सख्त एक्शन का असर दिख रहा है। फूड रेगुलेटर ने हाल के दिनों में कई कंपनियों को गलत लेबलिंग और दावों को लेकर नोटिस भेजे थे, जिसके बाद कई कंपनियों ने पैकेजिंग और विज्ञापनों में बदलाव शुरू कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए फसाई के एक्शन का क्या असर दिख रहा है? जी, अकेले अगर पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो करीब 100 से ज़्यादा कंपनियों को नोटिस दिए गए फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई की तरफ से। इनमें से जो अधिकतर नोटिस थे ये गलत लेबलिंग के लिए थे, गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए थे, 100% का जो इस्तेमाल होता है शब्द का इस्तेमाल उसके लिए थे। अब जो एफएसएसएआई की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि इनमें से कई कंपनियों ने एफएसएसएआई को लिखा है और बताया कि उन्होंने क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। कई लोगों ने अपने लेबलिंग को बदला है। खासतौर पे बॉन्ड बिस्किट, उसके सभी बिस्किट्स पे पहले 100% रखा था 100% वीट, 100% प्योर, इस टाइप के दावे किए रहते थे। उस दावे को हटा दिया गया है। डाबर इंडिया को कई सारे नोटिस भेजे हैं, लेकिन एक कैटेगरी में जिन्होंने उसमें उन्होंने करेक्टिव एक्शन लिया है वो है कि जो खाने के तेल थे वो पहले वो खाने अपने आयुर्वेदिक ऑयल को खाने की तेल की कैटेगरी में दिखाते थे। अब उन्होंने बदल दिया है और उसे आयुर्वेदिक ऑयल की कैटेगरी में ही डालने का फैसला किया है। झंडू हनी, उनमें 100% हनी का दावा किया गया था, उसे अब बदल दिया गया है। एमवे इंडिया ने अपने कोकोनट ऑयल में लिखा था प्योर 100% प्योर कोकोनट ऑयल, लेकिन एफएसएसएआई को वो प्रूफ नहीं कर पाए कि आखिर वो 100% प्योर किस आधार पे कह रहे हैं, तो उन्होंने इस दावे को भी हटा दिया। इसी तरह से मास्टर शॉप फूड्स में रैमन नूडल्स पे 100% नेचुरल का दावा किया गया था, इसे भी हटा दिया गया। लोटे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 100% का क्लेम किया गया था, वो हटा दिया गया। फर्न्स एंड पेटल्स ने अपने चॉकलेट प्रोडक्ट्स में जो लेबलिंग की थी और जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दिए थे वो गलत किए थे, उसमें सुधार किया है। और साथ ही ईट बेटर वेंचर्स में नो एडेड शुगर और वीगन का क्लेम था, उसे भी हटा दिया गया है। इसके अलावा कई सारे, जो एफएसएसएआई का कहना है कि कई सारे और कंपनी अपने जवाब दे रहे हैं जिन्होंने थोड़े बहुत बदलाव किए हैं अपने जो पुरानी लेबलिंग थे उसके मुकाबले। तो फसाई का एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने वाले ग्राहकों पर शिकंजा कसने जा रहा है। इसी हफ्ते से 9 कनेक्शन की सीमा तक पहुंच चुके ग्राहकों की फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे ग्राहकों को नया सिम नहीं दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा।
अभी नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अलग अलग सर्किल में जाके अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों से सिम कार्ड ले लेता था। बाद में कंपनी उस डाटा को रिकंसाइल करती थी तो पता चलता था कि उस व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसकी फोटो डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों को रियल टाइम बेसिस के ऊपर इसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसको नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा, और अगर उसके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे दिए कि नवंबर तक आपको उसको रियल टाइम बेसिस पर लागू करना है। ईवी इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को जल्द सस्ता लोन मिलने का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्रालय के सामने इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में डालने का प्रस्ताव रखा है। पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत सस्ते और आसान कर्ज का तोहफा मिल सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कुछ नए और इमर्जिंग सेक्टर्स की पहचान की है और उन्हें लगता है कि इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कर्ज मिलना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल ही भेजा है। जो प्रपोजल है उसके मुताबिक जो सीएनबीसी आवाज को जानकारी मिली है उसमें खासतौर से बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रा के लिए 25 करोड़ रुपए तक का लोन, कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक की लोन की बात की गई है। साथ ही साथ पर्सनल यूज करने के लिए जो 2 व्हीलर ईवी उसके लिए 2 लाख और 4 व्हीलर ईवी के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत देने की प्रपोजल की रखी गई है। इसके साथ साथ जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर भी है। यहाँ पर खासतौर से जो विंड और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्मॉल, उनके लिए 75 करोड़ रुपए तक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कर्ज देने की व्यवस्था की बात की गई है। अब आपको पता है कि पहले से ही जो 35 करोड़ रुपए तक का लोन है वो सोलर पीवी को मिलता है और इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक का लोन पर बोरोवर सभी बैंकिंग सिस्टम से मिलकर देने की बात की जा रही है। तो कुछ ये सारे सेक्टर हैं जहां पर आसान और सस्ता कर्ज मिल सकता है। एमएसएमई सेक्टर के तहत ग्रीनफील्ड और माइक्रो सेक्टर को भी लोन दिया जा सकता है और फूड और एग्री सेक्टर को जो अभी जो 100 करोड़ रुपए तक का पीएसएल के तहत लोन मिलता है उसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए तक करने की मांग रखी गई है। आने वाले दिनों में 6 से 8 महीनों में इस पर फैसला होता हुआ दिख सकता है। त्योहारों के आने से पहले ही प्याज के दामों में बढ़ोतरी होने लगी है। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में एक हफ्ते के अंदर भाव 30% तक बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज के दाम 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सरकार अगले हफ्ते से बफर स्टॉक से प्याज बेचना शुरू करेगी। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त प्याज दिल्ली एनसीआर में 50 रुपए से लेकर के 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दरअसल प्याज की कीमतें बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है। जो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव है, वहां पर प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक हफ्ते के अंदर ही दामों में 30% का उछाल देखने को मिला है। प्याज जब वहां पर 3600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है तो उसका असर भी आपको धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर और बाकी भारत के बाजारों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सरकार ने इस साल प्याज का काफी बड़ा बफर स्टॉक बनाया है। 2 लाख टन के आसपास का सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक बनाया है, जिसको सरकार अगले हफ्ते से बाजार में उतारने की शुरुआत करेगी ताकि प्याज की कीमतें त्योहारों के दौरान सरकार काबू में रख सके। तो उसका कितना असर होगा वो देखना होगा, क्योंकि इस साल अल नीनो की संभावना है और खासतौर पे कि कई राज्यों के अंदर बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से प्याज की आवक काफी कम हो गई है। तो प्याज अब आना कम हो गया, तो जिसकी वजह से दाम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको प्याज के दामों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। उन्होंने श्रीनगर की दल झील में नौका विहार भी किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद श्रीनगर में सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, ये बेहद खूबसूरत जगह है। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहते हैं। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting,
and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. कल जापान के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति तैयार होगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक में BEL की जापानी कंपनी के साथ साझेदारी पर भी चर्चा हो सकती है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जापान के रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो इस बैठक में दोनों देशों के बीच में आपसी रक्षा सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन साझेदारी के जरिए कैसे बढ़ाया जाए और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर ठोस रणनीति बनने की संभावना है। और इस बैठक को एक और लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, वो है आपको BEL के लिहाज से। BEL जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसके लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि BEL जो है इस पूरे आपसी रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बताओ कि 2024 में 15 नवंबर 2024 में दोनों देशों के बीच में एक करार हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन हुआ था। इसके तहत यह हुआ था कि जापान अपना जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिकॉर्न, वो यूनिकॉर्न ट्रांसफर करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा भारत को, और भारत में BEL इस यूनिकॉर्न को मिलकर के बनाएगा, जापानी कंपनी के साथ मिलकर के बनाएगा। लेकिन 2024 के इस करार के बाद अभी तक ये करार जमीन पर लागू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस करार को जमीन पर लागू करने की रणनीति समय सीमा तय होगी। बता दूं कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है यूनिकॉर्न, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडी एंटेना, ये दरअसल नेवी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। इंडियन नेवी चाहता है कि हमें जल्द से जल्द मिले, ना सिर्फ जापान सीधा इस इक्विपमेंट को दे, बल्कि ऐसे इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाए। भारत में जापानी कंपनी के साथ मिलकर के BEL का शुरुआती करार या फिर कहें सैद्धांतिक करार हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब जापान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच बैठक में उसको जमीन पर लागू करने की तरफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो ये ना सिर्फ दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण है, बल्कि BEL के लिए भी एक बड़े कारोबार का मौका है। चलिए अब आपको बता दें, कैबिनेट में आज रेलवे और हाईवे के विस्तार पर बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके लिए 9,450 करोड़ रुपए के कुल 4 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा 4 लेन हाईवे के लिए 3,951 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफिल कर सकेंगे और देश के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को संस्थागत बनाने पर जोर देते हुए सुरक्षित और गोपनीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत बताई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रहा है। आज जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए कई सारे सुधार किए गए हैं। खासतौर पर प्रिंटिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सब अब कैमरे की निगरानी के अंदर किया जाता है। इतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन GPS के जरिए ट्रैक भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें एडहोक मेजर लेने से कोई काम नहीं होगा, हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि आगे चल करके पेपर लीक की घटनाएं ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि हमने इस मामले में राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी, उसने अपनी सिफारिशें दी थी, तो केंद्र सरकार ने उन सिफारिशों को कितना लागू किया हमें वो भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा तो जिससे चल के जितना भी इसका स्ट्रक्चर है उसको काफी मजबूत करना पड़ेगा ताकि पेपर लीक की घटनाओं को रोका जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इसके ऊपर अपना जवाब दाखिल कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है, तो आखिर क्या है पूरा विवाद और क्यों हो रहा है सियासी हंगामा? आज इसी पर होगी चर्चा। वंदे मातरम गायन पर घमासान, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत कर रही अपनी टीम को फिलहाल वार्ता रोकने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक तेहरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता,
तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मूज पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन ईरान ने दावा किया है कि हॉर्मूज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका जून में सीजफायर की शर्तों को नहीं मानता। इस बीच इलाके में संकट और बढ़ता ही जा रहा है। यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह का व्यापार और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक रोकने का ऐलान किया है। यूएई ने मंगलवार को ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। कैश में मैनिपुलेशन करने पर बड़ी और तत्काल कार्रवाई होगी, यह कहना है सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने सिस्टम के मुकाबले कैश मैनिपुलेशन को जल्द पकड़ सकता है। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कैश जो है उसमें यदि लोग मैनिपुलेशन करते हैं तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और तुरंत करेंगे। और कैश सिस्टम में मैनिपुलेशन पकड़ने के आसान मतलब जो हमारा वो है वो ज़्यादा अधिक है हमारी कैपेबिलिटी पुराने वीवैप सिस्टम से की अपेक्षा। जो कैश सिस्टम में हम रिलेटिवली इजीली मैनिपुलेशन को पकड़ सकते हैं, तो इसलिए ये आपको ये देना होगा। कैश ट्रांसपेरेंसी के लिए है और वो लेकिन यदि कोई ये समझ रहे हैं कि हम उसका कैश को नाम बदनाम करने के लिए मैनिपुलेट कर लेंगे तो वो बहुत ही धोखे में होंगे। आईपीओ को लेकर निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। एफआईसीसीआई के 23वें एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि आईपीओज के जरिए आगे 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। Scale is significant. In FY 25-26, equity issuances crossed 4.5 trillion rupees, which is 4.5 lakh crore, with around 1.9 lakh crore raised through 366 IPOs. Till end July 26 this year, in this financial year, 260 billion rupees has been raised through 79 IPOs, while potentially around 2 trillion rupees can be raised going ahead. अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार में आज दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक ने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की, लेकिन बाजार की कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। कैसे रहा आज के बाजार में कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज, और आज भी कच्चे तेल ने बाजार का मूड खराब किया। लगातार 7वें दिन भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में लोअर हाइज और लोअर लोज का सिलसिला जो है वो आज चलता रहा, और करीब 80 पॉइंट्स के दबाव के साथ यहाँ पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है। लेकिन बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर कैश का जो सेशन था वहां पर एक रिकवरी प्ले आउट हुई, और यहाँ पर निफ्टी बैंक ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, और यहाँ से भी बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर आज की देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर जहां पर कल गिरावट थी आईटी काउंटर्स, वो आज गेन्स दिखाते हुए नजर आए। कल अमेरिकी जो बाजार है वहां पर चिप शेयरों में गिरावट आई, और वहां से जो है आईटी शेयर्स में गेन देखने को मिले। इसके अलावा गिरावट भरे बाजार में कैपिटल मार्केट ने भी आज अच्छा कमाल किया है। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें, यानी सेक्टोरियल लूजर की पिक्चर देखें तो यहाँ पर कैपिटल गुड इंडेक्स, डिफेंस, यहाँ पर डिफेंस में भी एक करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा एनर्जी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल, ये सारे ही सेक्टर थे जहां से आज प्रेशर बनता हुआ नजर आया मार्केट में। लेकिन आज के निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी काउंटर, एचसीएल टेक देखने को मिला। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील में भी गेन्स देखने को मिले। सन फार्मा, इटर्नल, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी की तेजी को सपोर्ट किया। लेकिन अगर निफ्टी के ड्रैगर्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर 2% की गिरावट के साथ नजर आया। इसके अलावा कोल इंडिया, पावर ग्रिड और बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर थे जो टूटते हुए नजर आए। लेकिन एक स्पेस जो है वो आज फोकस में था, वो है न्यू एज स्पेस। ये थीम काफी फोकस में रही और काफी अच्छी कारोबार करती हुई नजर आई। इटर्नल, पेटीएम, पीबी फिनटेक, नायका, मीशो, सारे ही काउंटर है जो अच्छा कारोबार करते हुए नजर आए। और इसके अलावा शुगर स्पेस में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दरअसल जो त्योहारी सीजन है उससे पहले जो है चीनी के दामों में बढ़ोतरी का एक जो है अनुमान लगाया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है गेन्स देखने को मिले। ये सारे ही काउंटर हैं जिन्होंने स्पेस की तेजी को जो है वो लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल।
आईपीओ मार्केट फिर गुलजार है। आज बिहारी लाल इंजीनियरिंग और शिप रॉकेट की दमदार लिस्टिंग हुई है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग और शिप रॉकेट की लिस्टिंग से निवेशकों को कितना मिला रिटर्न, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बहुत बढ़िया रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे आप सब्सक्रिप्शन के लिहाज से देखें या फिर लिस्टिंग। और बढ़िया बात यह है कि जहाँ पर ग्रोथ की विजिबिलिटी है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, मार्केट को कॉन्फिडेंस आता है, तो मार्केट खुलकर रिवॉर्ड भी कर रहा है। इन स्टॉक्स में आप देखें तो बड़े मूव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज की 2 लिस्टिंग्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। क्या ज़बरदस्त शिप रॉकेट को आप देखिए, इसका इशू प्राइस था 97 रुपये और लिस्टिंग हुई 130 रुपये के करीब। अब वहाँ से आप देखें ना तो स्टॉक थोड़ा सा इंचअप ही हुआ है, ऑलमोस्ट 145 रुपये के भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी प्रीमियम जो है 35% के प्रीमियम के बाद भी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। और निवेशकों की तरफ से रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो 99.4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन रहा और अक्रॉस कैटेगरीज है। जहाँ पर आप देखिए तो QIB में ऑलमोस्ट 123 टाइम्स है, HNI में 89 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी में देखें तो 46 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। दूसरी लिस्टिंग की बात करते हैं बिहारी लाल की, तो बहुत ज़बरदस्त 64% के प्रीमियम पर यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। 285 रुपये का इशू प्राइस था, लिस्टिंग हुई 465 के करीब। और वहाँ से आप देखें ना तो ये स्टॉक ऊंचा ही गया और ऊपर ही गया। अगेन रिस्पांस के लिहाज से देखें तो 108 टाइम्स से ज़्यादा का टोटल सब्सक्रिप्शन था। QIB में 165 टाइम्स, HNI में 165 टाइम्स अगेन, और रिटेल कैटेगरी में आप देखें तो 53 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो मार्केट्स ने आप देखें तो इन दोनों IPOs को खुलकर रिवॉर्ड किया है। आज बाजार का आईटी सेक्टर पर खास फोकस रहा। दरअसल पूरे सेक्टर पर CLSA ने बड़ी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें AI के बाद के विनर्स एंड लूजर्स दोनों सामने रखे हैं। क्या है डिटेल, बता रही है श्रेया। AI के बाद खास तौर पर किस तरीके से आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाना है। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस की लिस्ट में कोफोर्ज सबसे ऊपर है। CLSA के रेडार पर 2170 के टारगेट प्राइस के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स देखिए 6246 के टारगेट प्राइस आए हैं। हेक्सावेयर में डिस्कस भी कर रही थी सुबह 930 के टारगेट प्राइस, और LTM भी पसंद आ रहा है, 5534 तक के भाव दिखा सकता है लंबी अवधि के नजरिए से। लेकिन जहां मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, वही लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ने निराश किया है, इसलिए थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। CLSA, TCS, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और साथ ही HCL टेक को यहाँ पर होल्ड की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस ठीक ठाक है, लेकिन TCS देखिए 2326, इंफोसिस 1147, टेक महिंद्रा 1634 और साथ ही HCL टेक 1281 के टारगेट प्राइस आए हैं। लेकिन बेरिश 2 स्टॉक्स पर हैं CLSA। विप्रो ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है पूरे IT पैक में, 152 के नीचे के लक्ष्य। और साथ ही अगर मिड कैप IT स्पेस में देखें आप तो इंफोसिस थोड़ा उनको कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए अंडर परफॉर्मर की रेटिंग विप्रो और इंफोसिस में आई है। 2113 के टारगेट प्राइस है नीचे के। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर AI का कंट्रीब्यूशन देखें आप रेवेन्यू में IT पैक के, तो फाइनेंशियल ईयर 27 में जहाँ पर TCS के रेवेन्यू में AI का कंट्रीब्यूशन 10% रहा है, आगे चलकर फाइनेंशियल ईयर 31 तक वो 33% हो जाएगा। नहीं, वो पहले वाली प्लेट फिर से रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। AI का कंट्रीब्यूशन दूसरे काउंटर्स में कौन सा है? इंफोसिस अभी 9% है, फाइनेंशियल ईयर 31 में 32%, और HCL टेक अभी जो 6% AI का कंट्रीब्यूशन आ रहा है रेवेन्यू में, वो फाइनेंशियल ईयर 31 में यहाँ पे भी 30% से ऊपर का आ सकता है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो TCS का अगर आप देखें जो कि अभी 2.5% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ है, वो फाइनेंशियल ईयर 31 में 6% से ऊपर हो जाएगी। इन्फोसिस की भी लगभग फाइनेंशियल ईयर 31 में 5.5% से ऊपर हो जाएगी, और HCL टेक के भी लगभग 6.5 या 6.25% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल लेखा जोखा ये है IT पैक का कि वैल्यूएशन के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। मिड कैप IT स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर नजर आते हैं लार्ज कैप IT स्टॉक्स के कंपैरिजन में। दिल्ली के टिकरी कला में CNG फिलिंग स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्टेशन पर ट्रक में CNG भरते समय जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल ब्लास्ट की असली वजह का पता नहीं चल पाया है, जांच अभी जारी है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।